नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस और गौरव सेनानी एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस ने हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का अपर्याप्त मानते हुए सीबीआई जांच करने की मांग की है। कांग्रेस संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरह से महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार को चाहिए कि कड़े कदम उठाए जिससे इस तरह के मामलों में पुनरावृत्ति न हो। अंकिता हत्याकांड के संबंध में जिस तरीके से सरकार द्वारा ढिलाई बरती जा रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कोर्ट में भी पेशी होती है तो आप देखिए उनके आने का ढंग देखिए, बात करने का किस तरीके से वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं, और जेल में भी कितनी सुविधाएं सरकार द्वारा उनको दी जा रही है। उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी जी की आज बरसी भी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं में बढ़ रहे अत्याचार और दुराचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो सके, अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है ये बताने का कष्ट करे सरकार। और दूसरा, उसके जो अपराधी अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इन मांगों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को 1 साल पूरा होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मोहरा एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के निर्देशानुसार काशीपुर के आवास पर विकास दीनदयाल पार्क में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर अंकिता भंडारी को भावनापूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान महिला कांग्रेस ने अंकिता की हत्या के 1 साल बाद भी हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई को अपर्याप्त बताया। ये 1 वर्ष कहने को हो गया है, लेकिन हम कांग्रेस महिलाएं, हम लोग ये बहुत दुख का खेद की बात है ये कि उस बच्ची को, हमारे देश की बेटी को, हमारे उत्तराखंड की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला। जिसने ये कुकृत्य किया, विनोद आर्य जी के बेटे, जो बीजेपी के लीडर हैं विनोद आर्य जी, उनके बेटे जो पुलकित आर्य हैं, उनके साथ 2 कर्मचारी जो उस रिजॉर्ट में, जो उनका रिजॉर्ट के थे, उन लोगों ने उस बच्ची के साथ जो कुकृत्य किया, आज तक उनके माँ बाप को उसका न्याय नहीं मिला। ये बहुत दुख और एक शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि आज भी वो माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेटी के न्याय के लिए, और उनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है। आज हम सब महिलाएं, कांग्रेस महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। उस बेटी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम कैंडल मार्च कर रहे हैं आज बेटी के लिए, और सरकार से ये गुहार करते हैं, हमारे सीएम से ये गुहार करते हैं कि इस बच्ची को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और उसके साथ न्याय किया जाए। की पावन भूमि को शर्मसार करने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज 1 वर्ष दुर्भाग्य से पूरा हुआ है, और जिस तरीके से आश्वासन राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, उस वादों में राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। आज 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत भी अंकिता भंडारी के परिवार के लोग न्याय की आस में दर दर भटक रहे हैं। आज हम कांग्रेस परिवार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के आदेशानुसार, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती ज्योति रौतेला जी के आदेशानुसार, आज हम सब लोग कैंडल मार्च जला करके अंकिता भंडारी की याद में कैंडल जला करके, एक तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग कामना करते हैं, और हमारी ये मांग है सभी कांग्रेसजनों की कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमारी लगातार जो सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, वो आज तक सरकार के द्वारा क्यों नहीं उसकी संतुष्टि दी गई है। हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई के द्वारा हो या माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा हो। ये 2 हमारी मांग हैं। इन 2 मांगों पे मुख्यमंत्री जी तुरंत संज्ञान लेकर के अंकिता भंडारी को, पहाड़ की बेटी को न्याय देने के लिए अपनी तत्परता दिखाते हुए हमारी मांगों को स्वीकार करें, और जैसा वादा उत्तराखंड की सरकार करती है, भाजपा की सरकार करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी के हक में न्याय देने की अगर बात करती है, तो हमारी दोनों मांगों का तुरंत संज्ञान लिया जाए। यही मांग हम आज के दिन करते हैं। अंकिता भंडारी जैसे तमाम
ऐसे केस उत्तराखंड में भी और हमारे देश में हुए हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं द्वारा उनको संरक्षण देने का काम भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हमारी ये भी मांग है कि जिस वीआईपी को सर्विस देने की बात अंकिता भंडारी के से कही जा रही थी और इस कुकृत्य के लिए लगातार अंकिता पर प्रेशर बनाया जा रहा था, आखिर वो वीआईपी कौन है? हम ये मांग करते हैं कि वीआईपी का उस नाम को उजागर करना चाहिए, उस वीआईपी का नाम सामने आए, ताकि जनता को भी भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सामने जनता के सामने हो। और तुरंत अब बात कर लेते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ विकास खंड के पगनो गांव में बरसात के बाद लगातार भूदसाव का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को कई घरों में अचानक से दरारें आने और टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको देखते हुए ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। ग्रामीण जिला प्रशासन से गांव के विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हालात गांव में बने हुए कहीं ना कहीं खतरे का संकेत दे रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। सीमात खटीमा कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबरी के सूचना पर सितरागंज रोड झनगट निवासी लाल सिंह बोस के घर पर अहाते में जुआ खेलते हुए 8 लोगों को रंगे हाथे दबोचा है। वहीं जुआ खिलवाने वाले अपराधी लाल सिंह बोरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे और पकड़े गए 8 अभियुक्तों के पास से माल फंड 9,700 रुपये, एक ताश की गड्डी और जमा तलाशी में कुल 2,900 रुपये, 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। खटीमा कोतवाली के उप निरीक्षक अशोक कुमार जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली खटीमा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। आज इसके आह्वान पर राजनीतिक दल हो गए, समाज सेवी लोग हो गए सब, और एक आम उपभोक्ता हो गया। आज हम लोगों ने बिजली विभाग का घेराव किया है और बिजली विभाग का घेराव करने वाला मेन मकसद ये है, जर्जर पोल हो गए, जर्जर जो 11,000 की बोल्टेज है जर्जर पड़ चुकी हैं, जगह जगह पर टूट रही हैं ये, और जो मनमाफिक बिल वसूल रहे, जो बिलों में लूट खसोट है, उसको लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दे रखा है। अगर समय रहते ये लोग निश्चित थे तब हम मजबूरी में राष्ट्रीय बदल के साथ साथ सारे राजनीतिक दलों को एकजुट करके, समाज सेवकों को एकजुट करके भीषण आंदोलन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। भाई कुल मिलाकर जब अभी अभी बात थी, उनका कहना कि जो मेरे हाथ में होगा मैं वो करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी बैठा हुआ है। इस पर मुझे लगता है कि केवल खाना पूर्ति के लिए बनाया गया है ये विद्युत विभाग। इसका काम है कि केवल बिल वसूलो, बिल में लूट खसोट करो, पब्लिक से लूट खसोट करो। ये अपने मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम ये डबल इंजन सरकार के झांसे में आकर ऐसे पिस गए, आप देख ही रहे होंगे। मतलब कोई समय नहीं है कब विद्युत आ जाए, कब चले जाए। आज तो लोग ये कह रहे हैं कि बिंदु खत्म जैसा क्षेत्र जो एक मिनी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता था और लोग एनडी तिवारी जी की पूजा करते थे, आज वो लोग क्या कह रहे हैं, एनडी तिवारी ने भी हमारे साथ गलत कर दिया। क्यों? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के कारनामों को देखकर, क्योंकि लोग जो हमें फैसिलिटी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने दी थी, वो सब आज के जो सरकारें हैं इनने ऐसा कर दिया कि बिल पंखा चल रहा नहीं चल रहा बराबर है, और लेकिन बिल पूरा है, हो सके तो बढ़ के जो आ रहा है। और दूसरी बात, लाइन ऐसी जर्जर हैं, कब कुछ अनहोनी हो जाए कोई मालूम नहीं है। जर्जर पोलों की हालत ऐसी है, हम उसका मैं खुद गवाह हूँ। हमारे क्षेत्र में पोल नहीं होने का हम लोगों ने पैसे जमा करके पोल लिए और तार अपने पैसे के लिए, और उसके बाद भी विद्युत विभाग हमें लाइट देने को तैयार नहीं। हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सरकार क्या करना चाह रही है, इनकी मंशा क्या है। इस तरह की मांग है कि बिजली का जैसे कि बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है और आम आदमी परेशान है, लगातार बिलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा तो एक ही कहना है, जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने कहा था हर चीज़ ठीक कर देंगे, तो यहाँ पर ठीक होने पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये लोग, इन लोगों ने विज्ञापन दिया, मगर जो है जिम्मेदार ऑफिसर जो है इससे हटने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसमें एक बड़ा आंदोलन हो और बिंदु खत्ता से लेकर सभी क्षेत्रवासियों की जो है बिजली की जो संबंधित समस्याएँ हैं इसको ठीक किया जाए। विभाग को ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व भी हमने ज्ञापन सौंपे और मौखिक रूप से इनसे रिक्वेस्ट की कि बिजली जो अघोषित कटौती लगातार बिंदुवत्ता क्षेत्र में करी जा रही है उसको कम किया जाए, लेकिन ये विभाग कहीं से कहीं तक सुनने वाला नहीं है। अगर इनसे अगर हम पूछते हैं तो ये बताते हैं कि हमारी रोशनी ऊपर से चल रही है। तो इसलिए हम आज यहाँ पर फिर ज्ञापन देने आए हैं। अगर इसका त्वरित कार्रवाई इस पर नहीं करते हैं तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम समस्त क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन करने को बाध्य हो गए। ये एक तो बिजली देते नहीं। राज्यपाल गुरमीत सिंह के कार्यकाल को
पेंट की स्मेल यार, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस। नो स्मेल, नेरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर, घर ले आए कश्मीर का एहसास। 2 साल पूरे हो गए। राज्यपाल की 2 साल का कार्यकाल पूरे होने पर राजभवन में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम पूरा किया गया। दरअसल राज्य के तमाम अभिभाषण को संकलित करते हुए पुस्तक आत्म के स्वर तैयार की गई है। आपको बता दें कि इस किताब में माह में राज्यपाल ने 600 अलग अलग इवेंट के दौरान दिए गए उनके 108 उद्यानों का समावेश भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये किताब उत्तराखंडियों से की गई तमाम बातों के निचोड़ पर आधारित है। अपर सचिव। इस पुस्तक का नाम आत्मा के स्वर रखा है। 2 साल में तकरीबन 600 से अधिक इवेंट्स को अटेंड करने के पश्चात में वहाँ पर हर एक उत्तराखंडी से जो बात की है उसका निचोड़ है और 108 जो उद्बोधन है उनको इस पुस्तक में पिरोया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक उद्बोधन में जो एक आत्मिक संबंध बना हर एक उत्तराखंडी के साथ में, जो प्रभु ने एक अवसर दिया कि जो मिशन है हमारा, जो एज ए गवर्नर मैंने 5 मिशन बनाए थे और जो प्रभु का आदेश रहा है उसको किस प्रकार मैं हर एक के सामने पहुंचाऊं। और मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर में जो भी राज्य भवन के अंदर में पहल की है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर में पहल की है और जो टेक्नोलॉजी की तरफ में कदम बढ़ाए हैं, उनके बारे में बहुत बारीकी से लिखा गया है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी धारणा को अंकित करें ताकि वो हर एक पूरे राष्ट्र में, समाज में और हर जन को मालूम होना चाहिए कि हम सब इकट्ठे किस प्रकार एज ए परिवार सोचते हैं। इसके अंदर में जितने भी इवेंट हुए हैं, जो भी विषय था, उस विषय के कॉन्टेक्स्ट और प्रीटेक्स्ट के अंदर में हर एक जो पॉइंट किए हैं उनका विवरण है। और आज सच कहूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने भावना प्रकट की, उससे मेरे को एक अलग इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला है और एक अलग हिम्मत और विश्वास आया है कि किस प्रकार से मैं इस सेवा और कल्याण के मार्ग के ऊपर चलता रहा। और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि प्रभु शिव जी और वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि यहाँ पर कार्य करने का आनंद कुछ अलग ही है। उत्तराखंड के अंदर में डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और जो कार्य प्रणाली है अपने आप में बिल्कुल अलग है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, विकास, टेक्नोलॉजी की जो लहर बढ़ी है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक विकास की, एक पार्टिसिपेशन की, एक कोऑपरेशन की एक लहर बढ़ाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो आने वाला समय है वो बहुत खुशहाली, समृद्धिपूर्ण होगा। और मैं इस क्षण ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, और सचमुच वो हमारे सामने में हो रहा है। और आज के दिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के अंदर में पिछले साल 5 प्रण हमारे साथ साझे किए थे, इस साल 3 प्रण जो साझे किए हैं, और जो केदारनाथ जी के अंदर में जो उन्होंने हमका प्रोत्साहन किया था, उस मार्ग के ऊपर में चलकर उत्तराखंड अवश्य। सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एक राजस्व उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में उप निरीक्षक पर कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। डीएम ने बताया है कि कीर्तिनगर तहसील के पटखला में तैनात राजस्व उप निरीक्षक धर्मांतर
महंगाई की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। लगातार शिकायत मिलने पर एसडीएम कीर्तिनगर से जांच कराई गई, जिसमें राजस्व उप निरीक्षक पर लोक सेवा के कार्यान्वयन में निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कार्य क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान अक्सर नशे की हालत में मिलने पर उन्हें कई बार चेतावनी दी गई, बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। कर्मचारी आचरण नियमावली का बार बार उल्लंघन करने पर दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने पर पटकला राजस्व उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं रुद्रपुर में। रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को तलवार के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी की संदिग्धता की जांच की जा रही है। इस पर एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया है कि घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ पहले से भी 3 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और पुलिस मुख्यालय से लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में एक घटना जो कि हुई थी दिनांक 14 सितंबर को, उसकी सूचना हमें 15 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया और खुले में तलवार लहराई गई। तो इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमने स्वीकार किया और इस घटना में तत्काल गंभीर धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें 72 घंटे के भीतर हमने जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि बहुत ही शातिर किस्म का है, उस पर पूर्व पे भी लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, उसको हमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसमें सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल जो इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से उसे गिरफ्तार किया और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त जो वेपन है उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया। इसमें कुछ लोग और शामिल हैं जिनके नाम आ रहे हैं, हम लोग उसकी भी जानकारी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसमें गुंडा गैंगस्टर जो भी नियमानुसार हमारे पास उपलब्ध हैं निरोधात्मक कार्रवाई के ऑप्शन, हम सारे ऑप्शन इनमें फैक्ट्स के बेसिस पे हम यूज़ करेंगे। उनकी प्रॉपर्टी की भी हम लोग जांच करेंगे और जो भी अगर अवैध रूप से कोई अर्जित की होगी, गैंगस्टर के रूप में काम किया होगा, तो उसमें भी सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि कुमाऊं सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है, बेसिकली जो रेगुलर अपराधी, जो अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके विरुद्ध हम लोग लगातार निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं। गुंडा एक्ट में उन्हें जिला बदर भी हम लोग करवा रहे हैं, साथ में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी हम लोगों ने मुकदमे दर्ज किए हैं। उसके अलावा जो रेगुलर अपराधी हैं, मारपीट करते हैं, गौकशी करते हैं, एनडीपीएस का काम करते हैं, उनकी न केवल हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीज़ की है बल्कि राज्य हित में उन्हें कुर्क भी कराया है और साथ में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जहाँ पे अवैध धंधे चल रहे थे उनको हमने नियमानुसार उनके ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की है। तो मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी अपराध में संलिप्त होगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसको जसपुर में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर छापेमारी की, जिसमें कई क्लिनिकों में छापेमारी की गई और जानकारी मिली कि कई कमियां पाई गई हैं, जिसमें से एक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, जबकि दूसरे क्लिनिक को सीज कर दिया गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया है कि क्षेत्र में क्लिनिक पर छापेमारी की गई है, जिसमें कई कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते एक क्लिनिक को सीज किया गया, जबकि एक क्लिनिक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश शर्मा जसपुर को निर्देश दिए गए, उन्हें चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। शिकायतों के आधार पे हमें 2 शिकायतें मिली थी और एक जो डॉक्टर साहब थे वो बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण कराए बगैर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको हमने चालान किया। सीएमएस द्वारा जो हैं, जो शर्मा जी हैं, उनके द्वारा चालान किया गया। इसके अतिरिक्त शहर में एक जगह जो है एक ऐसे डॉक्टर द्वारा जो उसके लिए उपयुक्त नहीं थे, जो सेवाएँ वो दे रहे थे, तो उनका क्लिनिक सीज़ किया गया, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जो थे दस्तावेज नहीं थे, ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ करा रखा था, ना अन्य कोई फॉर्मेलिटी उनके द्वारा पूरी गई थी।
तो इसलिए जो है उनका क्लिनिक ही सीज करके और जो CMS है उनके द्वारा जो भी सुसंगत नियम है उसके अधीन कार्रवाई की गई है और CMS को निर्देशित किया गया कि इस तरह के अन्य जो भी उनके प्राप्त शिकायतें हों या अपने स्तर से जो इसको चिन्हित करें कि इस तरह के और कितने ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो बिना परमिशन के चल रहे हैं। इसके लिए उनको कहा गया है कि वो CMO कार्यालय से सूची प्राप्त करें कि कितने यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें और हमारा जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा उनको दिया जाए। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। लगातार फायरिंग होने से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें, हरिद्वार में नए SSP परमेंद्र सिंह डोभाल की तैनाती के बाद पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। लंबे समय से फरार चल रहे शहजाद की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ये आज जो जनरल हमारी जो चेकिंग है करीब 5 बजे से 9 बजे की जो चेकिंग है उस समय हमारा फोर्स लगातार चेकिंग सभी पॉइंटों पर कर रहा था। तो थाना भगवानपुर में खेड़ी चकोपुर के पास में भी हमारी चेकिंग चल रही थी अंडरवर्ल्ड चेकिंग। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से आता हुआ दिखाई दिया था। जब पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़ के भागने लगा। जब पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो खेत में जाके उसने फायर पुलिस कर दिया। जब उसके बाद सूचना जब थाना प्रभारी द्वारा हमें दी गई तो SP देहात और CO की पूरी टीम ने मिलकर कॉम्बिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग में हालांकि ये घायल हुआ है, इसकी अरेस्टिंग करी है। ये जो अपराधी है इसका विवरण ये 25,000 का हमारा अपराधी भी था। 25,000 का इनाम से डकैती में इसका नाम शहजाद पुत्र शेरू है और ये हमारे पकड़ी थाना क्षेत्र से 25,000 के इनामी था और इसके हमारे द्वारा इसके अरेस्टिंग के प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन आज ये संयोगवश पुलिस की चेकिंग में। सर ये अकेले थे या और भी कोई साथी? अकेला ही आ रहा था। सर किस मामलों में इसमें मुकदमा दर्ज है? इसमें अलग अलग मामलों में करीब 5 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। इसमें डकैती भी है, चोरी है और 307 तक के बड़े गंभीर मामले। ये निवासी कहाँ पे है? ये वैसे मूलतः रहने वाला रुड़की क्षेत्र का है, लेकिन काफ़ी SSP हरिद्वार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि गैंग लीडर कुलदीप नंदराज को पकड़ लिया गया। आपको बता दें, कुलदीप अपने सहयोगी महिला के साथ मिलकर लोगों को शानदार फ्लैट खरीदने का सपना दिखाकर लोगों से उनकी जमा पूंजी, एडवांस और कॉलोनी के विकास के नाम पर पैसा लेकर उन्हें बार बार रजिस्ट्री का समय देकर के बाद वहीं प्लॉट अन्य व्यक्ति को ज़्यादा दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। वर्तमान समय में कुल 45 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। इस गैंग पर कई व्यक्तियों से करीब 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की सूचना मिली है। फिलहाल दोनों साथी जोड़े पुलिस की गिरफ्त में हैं। अंजलि वो भी इसमें थी और बाकी अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। इनके खिलाफ अभी जो वर्तमान में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चल रहा था, पूर्व में इन पर करीब 45 मुकदमे यहाँ से और कुल मिला के करीब 55 से ऊपर मुकदमे इन पर कायम हैं अलग अलग थानों में, जो यहाँ भी हैं और बुलंदशहर वगैरह अन्य थानों में भी हैं। तो इस गैंगस्टर एक्ट में ये लगातार काफ़ी समय से फरार चल रहा था और उसकी अरेस्टिंग के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तो कल हमारे SP सिटी और हमारे CO ज्वालापुर इनके नेतृत्व में इसको अरेस्ट किया गया है और हमारी बहादुराबाद पुलिस के इंस्पेक्टर के द्वारा इसमें उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम्स होना है, जहां एक तरफ ओलंपिक एसोसिएशन ने इस पर हरी झंडी दे दी है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आगामी 2024 में अक्टूबर या नवंबर महीने में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स आयोजित किए जाने हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन साल 2024 के अक्टूबर नवंबर महीने में होगा। अब स्थापना की सृष्टि से लगभग 95% कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव कर रहे हैं और कोई भी निर्णय लेने के लिए हाई पावर कमेटी सक्षम है। आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और संभवतः अक्टूबर-नवंबर माह में इसका आयोजन होगा। खेल विभाग की ओर से इसमें गंभीरता पूर्वक इसके अवस्थापनाओं के दृष्टिकोण से लगभग 95 से 96% हम लोग का कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ चीज़ें उसी समय तात्कालिक आवश्यकताएं पूर्ण करनी होती है, उसी समय उसमें कर ली जाएंगी।
इसके अलावा राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है और उस हाई पावर कमेटी में चीफ सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई त्वरित निर्णय लेना है तो हाई पावर कमेटी उसके लिए सक्षम है। फाइलों का मूवमेंट बहुत कम से कमतर की व्यवस्था बना दी गई है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है, जो अपने जनपद देहरादून में होना है, उधमसिंह नगर में होना है, हरिद्वार में होना है, पिथौरागढ़ में भी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक प्रकार से आयोजन हो सके तो विभाग ने उसके लिए कमर कसी है और हम बहुत जिस प्रकार से गुजरात ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक किया है और अभी गोवा को इसकी मेज़बानी मिली है 37वें राष्ट्रीय, तो उनके यहाँ भी जो होने जा रहा है, तो हम समझते हैं हम गुजरात के बराबर या गुजरात से प्रेरणा लेते हुए बेहतरीन प्रदर्शन जो है हम लोग राष्ट्रीय खेल के आयोजन में करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।